हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जी कृष्णा द उदय अकेडमी के इस मंच पे आप लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन। आशा करता हूँ अपनी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होंगे और उसी में एक छोटा सा आयाम हमारा हो जाता है जहाँ से आपकी सफलता सरलता में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप पे कुछ धूल लग गई थी और कृष्णा सर का कार्य है उस धूल को साफ करना, जिस दर्पण में अपना प्रतिबिंब आप देख लें। और यह सौभाग्य की बात है कि अब तक हम लोग ऑनलाइन पे थे और प्रयागराज का एक बहुत बड़ा मंच द उदय अकेडमी, इस पे ऑफलाइन की जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से स्टार्ट की गई हैं, आप आइए और अपने को सफल करिए। ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम ऑफलाइन पे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बिंदुओं पे मैं बात भी करूंगा आप लोगों से, कहाँ पे समस्याएं होती हैं, चाहे वह नेट हो, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे वह पीजीटी हो, चाहे वह जीआईसी हो, ईएमआरएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक बेटा पढ़ो तो फिर कुछ छोड़ो ना कि ये चीज़ें आईएएस में आएंगी, ये चीज़ें आईपीएस में आएंगी, ये चीज़ें पीसीएस में आएंगी, ये चीज़ें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स में आएंगी, यह चीज़ें नेट में आएंगी। 7 वचन हैं, कहीं पर भी होता है तो इन 7 वचनों को आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें से 4 मेरे होंगे और 3 आपके होंगे। और इन अगर 7 वचनों को अगर आप पूरा करते हो बेटा, तो जीवन की कोई कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपको रोक नहीं पाएंगी। और बार बार मैं कहता हूं कि ये आंखें गरीबी में खुली हैं, लेकिन ये आंखें गरीबी में न बंद हों। आपके पास वह कुव्वत है, वह मादा है जो दुनिया से आपको अलग करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको पीडीएफ फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में आप तक पहुंचेंगे। जो मैं ट्रिक बताऊंगा और जो मेरे लेक्चर्स होंगे, इनको अपना जीवन आप बनाएंगे। और आपका कार्य शुरू होता है केवल 3। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसे आप बंद करके यहां से नहीं जाएंगे, आप उसको रीड करेंगे। बिना उसे पढ़े आप आएंगे नहीं सेक्शंस में। कुछ भी कार्य करते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिकॉल करिए, उसको रिमाइंड करिए। और इन दोनों पर भी अगर बातें नहीं बनती हैं तो उसको रिटेन करिए। तीन अगर आप फॉलो करते हैं और 4 हम, तो अभी बेटा मान के चलो कि लगभग 3 से 4 महीने बाद जुलाई अगस्त में आपके एग्जाम फिनिश होंगे। और मान के चलो कि 2 घंटे क्लास चलेंगे, संडे भी पढ़ेंगे ऑफलाइन में, उस पर भी हम लोग मिलेंगे। और टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण बात होगी टीजीटी के लिए बेटा महत्वपूर्ण बात होगी जैसे वहां पे आपको 2 सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन आप समझ रहे होंगे, बीएड आपको जरूरत होगी, बीएड जरूरत होगी।
और आपके बीए में कॉम्बिनेशन होना जरूरी होगा। और मैं हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री के लिए सोशल साइंस आप देख रहे हैं यहाँ 4 सब्जेक्ट होंगे बेटा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। इन्हीं में से 2 सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। टीजीटी में ज्यादा से ज्यादा संख्याएं भी आती हैं, पीजीटी में संख्याएं कम हो जाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में और भी। तो आपके पास यह एक ऐसा सुगम और सुअवसर होगा जिसको अपने जीवन में उतार के आप आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे। हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि, और आप याद रखना बेटा, जब इंटरव्यू आप लोगों के टीजीटी और पीजीटी में समाप्त हो जा रहे हैं तो पेपर के स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। उसमें जितने भी फॉर्मेट हैं, रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस बढ़ेंगे, सुमेलित के बढ़ेंगे, क्या सही है क्या सही नहीं है, इन चीजों को आप देखेंगे और कम से कम गलती करेंगे। हो सकता है माइनस मार्किंग न हो। और आपके जब 120 क्वेश्चंस आपके टॉपिक से होंगे और 30 क्वेश्चंस जीएस के होंगे, तो यही हिस्ट्री, यही पॉलिटी, यही ज्योग्राफी, यही इकोनॉमिक्स आपको मदद करेगी। और का चुपचाप ही रहो बलवाना, ये बात याद रखना बेटा। जैसे एक फॉर्मेट मैं बताता हूं बेटा। जैसे एक चीज और आप लोग जानेंगे, एक छोटा सा उदाहरण है आपके पास। जैसे मान लो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे अभियान किए हैं। आप देखते हैं कि वह एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक रहा है जिसने सर्वप्रथम इस नर्मदा नदी को पार करके वह दक्षिण अभियान पे गया और वह रामेश्वरम तक आता है। और आप देखते हैं कि जब आप लोगों को मैं एंशिएंट पढ़ाता हूं, तो एंशिएंट में भी आप लोग देखते होंगे गुप्त काल में आप लोगों ने देखा होगा, गुप्त काल में समुद्रगुप्त को आप देखेंगे तो इसने कई नीतियां चलाई थी। एक नीति आप देखेंगे, उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। और एक उसने नीति अपनाई थी प्रसवोद्धरण की। इसी को कहा जाता है सर्वराज्योच्छेता। इसी के लिए एक शब्द और बेटा आता है और वह है सर्वराज्योच्छेता। और आप जानते रहेंगे ये कंसेप्ट है। जब आप इतिहास में कोरिलेशंस करने लगते हैं तब आपको उस सब्जेक्ट की पकड़ समझ में आती है। आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, तो याद रखना वह अलाउद्दीन खिलजी होगा। और आप देखते हैं यहीं पे तेलंगाना है, यहीं पे होयसल है, यहीं पर आपके पांड्य हैं, यहीं पर आपका
दौलताबाद या देवगिरी है, जिस कुतुबाबाद का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद रखा। पहले उसको देवगिरी कहा जाता था। देवगिरी के ही खजानों से उसने दिल्ली में उस सत्ता पर काबिज हुआ जिसे खिलजी क्रांति कही जाती है। खिलजी क्रांति क्यों कही जाती है, यह अलग टॉपिक हो जाती है, अलग बात हो जाती है। तो यहां पे आप देखेंगे कि तेलंगाना पर वह अटैक कब करता है, वह फैसल पे अटैक कब करता है, वह देवगिरी पर अटैक कब करता है, वह पांड्यों पर अटैक कब करता है, और आप देखते हैं वह गुजरात पर भी अटैक करता है, वह रणथंभौर पर भी अटैक करता है, वह चित्तौड़ पर भी अटैक करता है, वह मालवा पर भी अटैक करता है। तो आप देखेंगे कि इसके समय युद्ध अपरंपार है। और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शख्सियत है कि जो कहता है कि मैं अनुभव की पाठशाला में पढ़ा हूं। कल दुनिया कयामत की उस अंधेरी रात में दफन हो जाएगी जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे, तो मेरे पास बहुत सारे जवाब होंगे। मैं वही कर रहा था जो वह भी करते। तो ये तमाम तरह की दलीलें हैं जो जियाउद्दीन बर्नी है वह भी इसकी बातें करता है। अमीर खुसरो है जो इसके दक्षिण अभियानों पर खजाइनुल फुतूह लिखता है। एक ट्रिक आप लोगों को बेटा बताते हैं कि जैसे उत्तर भारत पे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि उसने जैसे गुजरात है, गुजरात है, तो सबसे पहले उसने गुजरात पे अटैक किया। यह किक होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपके पास क्वेश्चंस होंगे और आप कैंपस के उस प्रेशर्स में होंगे कि आपको ही उस कैंपस के प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा और किक करके आपको परिणाम आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू यू कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आज का एग्जाम केवल विद्वता की परीक्षा नहीं है, बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा है। तो आप देखेंगे कि 1299 में वह सबसे पहले अटैक करता है। कहां पे? गुजरात पे। और आप देखते हैं कि 1296 में वह गद्दी पर बैठ चुका है। 1296 में अपने चाचा का कत्ल करके। तो ये नहीं कि एक चाचा का कत्ल करने वाला, अपने ससुर का कत्ल करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व तो हम पढ़ते हैं, नहीं। उसकी जो नीतियां थी उनको हम पढ़ते हैं, जो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन अनुभव की पाठशाला में पढ़ा हूं। दूसरी बात वह कहता है कि आप 80% मुझको टैक्स दो लेकिन आपको भूखों नहीं मरने दूंगा। आज हम लोग 28% जीएसटी की बात करते हैं, वह 80% जीएसटी की बात करता है। कहता है कि मैं सिकंदर ईशानी बनूंगा, सिकंदर द्वितीय बनूंगा। उसका एक करीबी वजीर था, उसने कहा हिंदुस्तान पर ही कब्जा बेटा कर लो, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर महान बनने की बात अलग है, तुम अपने जीवन में केवल पूरे भारत पर ही एक छत्र राज्य कर लो, यह भी बहुत बड़ी बात होगी। और उसकी इसी चीज ने क्या कर दिया, दक्षिण भारत पर अटैक करने के लिए उसे प्रोत्साहित भी किया। दूसरी बात थी, वह कहता था कि मैं धर्म चलाऊंगा। तो कहा कि जो बड़े बड़े शद्र हैं, बड़े बड़े काजी हैं, मौलवी हैं,
जो इस्लाम के धर्मवेत्ता हैं, उनका कार्य है धर्म चलाना, तुम्हारा नहीं। जो तुम्हारा कार्य है वह करो। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजनीति से धर्म को बाहर किया, और जब राजनीति से धर्म को बाहर करते हैं तो यह सबसे पहले करने वाला यूरोपियों में एक थिंकर्स था, मैकियावेली। इसीलिए इसको दक्षिण भारत का मैकियावेली भी, इसको दिल्ली सल्तनत का मैकियावेली भी कहा जाता है। यही बात आप मध्यकाल में मुगलों में आप बाबर को देखते हैं, उसे मध्यकाल का, मुगल काल का मैकियावेली कहा जाता है। लेकिन लैनपुल ने कहा कि ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इसने लागू किया दक्षिण भारत में, इसीलिए इसको समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। तो देखो, पढ़ने पढ़ाने का स्टैंडर्ड बदल गया। कल के आप लेक्चरर्स होंगे, कल आपके प्रोफेसर्स होंगे, आप ही होंगे। कृष्णा सर की लिस्ट आप लोग देखेंगे, सैकड़ों प्रोफेसर्स होंगे पढ़ाए, सैकड़ों लेक्चर्स होंगे, कितने पीसीएस होंगे, कितने आरओ में होंगे, कितने अलग अलग प्रांतों में पढ़ा रहे होंगे। तो ये नया काम नहीं है, यही काम रही। हम लोगों ने नर्सरियों के उन पौधों को इतना तराशा कि आज वे चरम पे हैं, और हम लोगों ने वह पठन पाठन बच्चों को दिया कि बोर्ड या आयोग बाद में सोचता है कि ये प्रोफेसर्स बनेगा कि नहीं, लेक्चर्स बनेगा कि नहीं। लेकिन जो कृष्णा सर की आवा में निकलता है, उसकी सोच इतनी विकसित हो जाती है कि उसके दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो रोक पावे। बस ये है कि जितना मैं कह रहा हूं उतना आप जीवन में उतारिए। जो मैं कह रहा हूं, जो लेक्चर्स दे रहा हूं, इसको जीवन में उतारिए। आपको लगेगा कि एक एक क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि जो मार्केट की किताबें हैं वह तो उसी तरह मार्केट मचाई हुई हैं। उनकी औकात नहीं कि आपको चरम पे ले जाएं। जो किताब के प्रकाशन हैं वे लोग बड़े आदमी बनेंगे, आप नहीं। बगल वाला भी बच्चा पढ़ रहा है वही, आपके बगल वाला भी बच्चा पढ़ रहा है वही, सामने वाला भी पढ़ रहा है। जब आप एक ही किताब पढ़ रहे हैं तो फिर आपका जो मेंटल अप्रोच है वह बन नहीं पाएगा। और आज का एग्जाम बुद्धिमत्ता और विद्वता दोनों पर डिपेंड है। इन चीजों को बेटा आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि वह पूछेगा कि गुजरात के बाद दूसरा अभियान कहां पे उसने किया था, तो याद रखना गुजरात के बाद आप 2 कदम चलेंगे और रणथंभौर पे, रणथंभौर पे, रणथंभौर पे। और 1299 में आप केवल 1 जोड़ेंगे और इसको 1300 बनाएंगे। फिर आप कहता है कि रणथंभौर के बाद अटैक कहां पे हुआ था, तो चित्तौड़ में। और आप देखते हैं कि उसी का एक बेटा है खिज्र खां, जिसके नाम पर खिजराबाद रखा गया था। आपने देखा होगा गुजरात में रायकर्ण था। जब अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना पहुंचती है तो वह भाग खड़ा होता है और जल्दबाजी में अपने पत्नी कमला देवी को छोड़ता है। कमला देवी हाथ लगती है अलाउद्दीन खिलजी में, और कमला देवी की 3 से 4 महीने की एक बच्ची थी जो अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मन रायकर्ण के हाथ रह जाती है। रायकर्ण कैसे कैसे देवगिरी बेचारा भागता है, और उसी का नाम देवल देवी है। बाद में उस देवल देवी के लिए इसने फिर देवगिरी पर अटैक करता है। और खिज्र खां और देवल देवी की लगभग हम उम्र है, और दोनों में प्रेम प्रसंग होते हैं। खिज्र खां ने बाद में देवल देवी से विवाह कर लिया, और इसको कहता है जब वह अंधा है ग्वालियर के किले में, तो खुसरो से कहता है लिखो हमारी प्रेम कहानी, और लिखता है आशिका। तो कोरिलेटेड है। एक चीजों को अगर छोड़ेंगे तो दूसरी चीजें आपसे खुद दूर चली जाएंगी। और इतिहास क्या है, एक चेन सिस्टम है बेटा। और त में एक और चीज जोड़ दो, म। तो गुजरातम एक शब्द होता है, अंतिम
वह अभियान उत्तर भारत में मालवा पे करता है। और 1303 इसको कर लो और इसको 1305 कर लो। यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 गुजरातम। कभी आप जीवन में इस चीजों को नहीं भूल सकते हैं। वह कहे ना कि गुजरात के बाद वह कहां अटैक करता है, रणथंभौर के बाद वह अटैक करता है। उत्तर भारत के युद्धों का क्रम मिलाइए, बस नेट में उसको और टफ करता है। टीजीटी पीजीटी में सामान्य बात करता है, बस यही बात है। लेकिन ये नहीं कि मैटर बदल जाएंगे, मैटर वही होंगे। आईएएस में भी कहीं यहां की बात करेगा, कहीं वहां की बात करेगा। अभी हम लोगों ने जब यहां की बात कर रहे हैं तो हम लोग गुप्त काल की बात कर रहे हैं कि ग्रहण मोक्षानुग्रह और प्रसवोद्धरण की नीति यह भी लगाया था। दक्षिण भारत पे जहां पे ग्रहण मोक्षानुग्रह लगाता है कि उनके राज्यों को ग्रहण करता है और फिर उन्हें मोक्ष दे देता है कि अपना राज्य ले लो, लेकिन समय समय पर हमें टैक्स भेजते रहना। मोहम्मद बिन तुगलक ने यही गलती किया। उसने कहा नहीं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी होगी और तलवार के नीचे पूरा भारत होगा। तो सर्वाधिक संगठित विद्रोह किसके समय हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सर्वाधिक संगठित मंगोल विद्रोह किसके समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय। थोड़े मोड़े नहीं हुए। 1297 से मंगोलों के, और उसको क्या चाहिए था? महान सिकंदर बनने के लिए। तो महान सिकंदर के लिए रोड़ा क्या थे? मंगोल। तो मंगोलों के लिए उसने क्या बनाया बेटा? स्पेशल आर्मी बनाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब क्राइम बढ़ने लगा तो एसटीएफ का गठन हुआ, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स क्या होती थी कि अगर अपराधी को यह पता चल गया कि रेड पड़ने वाले हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट ही फोन कर देता कि भैया आप थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। स्पेशल टास्क फोर्स जब काम कर लेती थी तब वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करती थी कि मैंने उठा लिया है, आप चिंता मत करना, बाहर से अपहरण नहीं हुआ है। तो यह स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, स्पेशल आर्मी की व्यवस्था किया, जिसको आप कहते हैं विशेष सेना। विशेष सेना, विशेष सेना। और आप देखेंगे पीजीटी में यही क्वेश्चंस उठा था कि दिल्ली सल्तनत में विशेष सेना बनाने वाला कौन था। आप थोड़ा सा सोचो कि सर विशेष सेना तो इसने बना दिया, लेकिन सैन्य विभाग की स्थापना तो बलबन ने किया था। दो क्वेश्चंस होंगे कि सैन्य विभाग की सर स्थापना अगर बलबन कर रहा है तो क्या वह विशेष सेना नहीं बनाया होगा? आप देखेंगे कि क्या सैन्य विभाग की स्थापना जब हुई थी तो क्या इल्तुतमिश बिना सेना का ही इतना आगे बढ़ गया? जब वह 1210 में जब गद्दी पर बैठता है और 1236 तक जब वह शासन करता है, 36 से 40 रजिया आती है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद, बहराम शाह आता है रजिया के बाद, मकसूद शाह आता है, नासिरुद्दीन महमूद आता है, तबकाती नासिरी नासिरुद्दीन महमूद के समय उसको समर्पित करता है, महनाजो सिराज। तो ये को रिलेटेड है बेटा। तो इल्तुतमिश ने भी तुर्कान चहलगानी की स्थापना की, लेकिन वही तुर्कान चहलगानी उसके पूरे साम्राज्य, पूरे परिवार की बर्बादी का वह कारण भी बनता है। और इसी तुर्कान चहलगानी को बलबन ने क्या कर दिया? समाप्त किया और सैन्य विभाग की स्थापना किया। तो सैन्य विभाग बना लेना, और आप देख रहे हैं कि जब बलबन ने तरगी के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन जब बंगाल पहुंचता है तो महीनों उसको सेना बनाने में, 2 लाख 1.5 लाख सेना बनाने में महीनों लग जाते हैं। और आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 लाख सेना
उसके एक इशारे पर तलवार लेकर मंगोलों का गर्दन काटने के लिए तैयार होती थी। वह विशेष सेना थी। और विशेष सेना का मतलब है कि इसने हुलिया, जिसको चेहरा कहा जाता है, और दाग प्रथा, यह दोनों को लाया। यह विशेष सेना से संबंधित थी। तो इतनी बड़ी 5 लाख सेना पूरे भारत की अगर आय को अगर वेतनों में अगर बांटा जाए तो ये तो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लाई। बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्यों लाई इसी विशेष सेना पर? बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्यों लाई? इसी के लिए। कहने का मतलब है बेटा, यह जो व्यवस्थाएं हैं, जो इतिहास में पढ़ाऊंगा, इसी आधार पे पढ़ाऊंगा, चाहे वह एंशिएंट हो, चाहे वह मिडवल हो, चाहे मॉडर्न हो, आपको लगेगा ही नहीं। और दूसरी बात है कि जैसे हम लोग हड़प्पा पढ़ाते हैं या वैदिक काल पढ़ाते हैं, चाहे प्रागैतिहासिक काल पढ़ाते हैं, तो लगता है कि यार अलग अलग टॉपिक है। कृष्णा सर पढ़ाएगा तो आपको लगेगा कि आपका कहीं लिंक नहीं टूटेगा। आइए द उदय एकेडमी में मिलजुल के आपकी महत्वाकांक्षाओं को मैं पर लगाऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने रूम से निकलना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सैकड़ों कदमों की, हजारों कदमों की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। और एक अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर, वह हल्ला मचा के नहीं आती है, वह तो दरवाजे के पास आती है। और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसके जीवन में सुअवसर ना आवे। और सुअवसर 3 बार आते हैं। अगर उस 3 अवसरों को अगर आपने अगर जान लिया तो आप कभी गरीब नहीं रहोगे। और इस सुअवसर को वही हासिल करता है जो कहता है यस। ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।